चैप्टर 7 रेयांश सिंह राठौड़ का ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट। इतना कहते ही सोनाली आसपास देखने लगती है कि तभी उसकी नज़र एक टेबल पर रखे हुए कॉफ़ी के कप पर पड़ती है जिसमें से अभी भी भाप निकल रही है और उससे ये पता चलता है कि वो कॉफ़ी अभी भी बहुत गर्म है। तभी सोनाली बिना किसी देरी के नूर की 2 उंगलियां उस गर्म कॉफ़ी के कप में डूबा देती है जिसे देख वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा डर लगने लगता है। तो वही वो चारों सिवाय अंश अपना मुंह खुला करके सोनाली और नूर की तरफ ही देख रहे होते हैं। रही बात उस हार्टलेस अंश की तो वो अभी बिना किसी एक्सप्रेशन के नूर के चेहरे की तरफ ही देखे जा रहा है। अपने उंगलियों को यूं जलता हुआ देख नूर एक उफ तक नहीं करती और सिर्फ अपनी उंगलियों की तरफ देखती रहती है। वहां सबके सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं नूर को इतना शांत देखकर। सोनाली पूरे 5 मिनट तक नूर की उंगलियों को उस कॉफ़ी के कप में डुबा कर रखती है और तब तक नूर की दूध जैसी सफ़ेद बॉडी पूरी तरह के लाल हो चुकी थी और यहाँ तक कि उसकी बॉडी अभी जल तप रही थी। 5 मिनट बाद जैसे ही सोनाली नूर की उंगलियों को छोड़ती है तब नूर बुरी तरह से जली हुई अपनी उंगलियों को देखती है और मुस्कुराने लगती है जिसे देख सब कंफ्यूज्ड होते हैं। तभी अंश के टेबल के पीछे बैठी एक लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है, अरे यार ये लड़की पागल है क्या? देखो कैसे उसकी दोनों फिंगर्स जल गई है तब भी ये हंस रही है। तभी उसकी फ्रेंड उससे कहती है, मैंने तो कभी उसके आंखों में आंसू तक नहीं देखे, पता नहीं उसमें कोई इमोशंस है या नहीं। उन दोनों लड़कियों की बात सुनकर अंश नूर की तरफ देखता है जो अभी वहां पर नहीं होती और ये देख अंश कुछ बेचैन सा हो जाता है। तभी वो उन लोगों की तरफ देख उनसे अपनी रुड आवाज में कहता है, मैं अभी आता हूँ गाइज, तुम लोग तब तक कुछ खा लो। इतना कहकर अंश अपनी जगह से उठता है कि तभी सोनाली अंश को रोकते हुए उससे कहती है, अंश कहाँ जा रहे हो तुम? अगर जाना ही है तो मैं भी आती हूँ। सोनाली की बात सुनते ही अंश उसे अपनी रेड आई से घूरते हुए अपनी कोल्ड आवाज में उससे कहता है, मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, चलोगी क्या? और क्या लगा के रखा है तुमने? हाँ, तुम्हारे पास अपने कोई काम नहीं होते करने के लिए जो हमेशा मेरे पीछे लगी रहती हो। नाउ डोंट यू डरे टू चेस मी, वरना ऐसी जगह पहुंचा दूंगा ना जहां से वापस आना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड यस बी इन योर लिमिट्स, अगर मैंने अपनी लिमिट्स क्रॉस की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। इतना कहकर अंश कैंटीन से निकल जाता है। इधर नूर अपने क्लासरूम में आती है और फिर पीछे की बेंच पर जो उसकी जगह थी वहां बैठ जाती है और अपना सिर बेंच पर रखकर अपनी आंखें बंद करती है। असल में कमजोरी की वजह से नूर को चक्कर आने लगते हैं और शायद इसीलिए वो कैंटीन से अपने क्लासरूम में आई थी। अंश जब उसे ढूंढते हुए उसकी क्लासरूम की तरफ आता है तभी उसे नूर बेंच पर सिर रखकर सोई हुई दिखती है। नूर को ऐसे देखकर अंश को गुस्सा आता है और वो अपने आप से ही कहता है, सच में इस लड़की को अपने सिवाय किसी की पड़ी ही नहीं है। यहाँ देखो कैसे आराम से सो रही है। तभी उसकी नज़र वहां पर पड़ी हुई एक बोतल पर जाती है जो पानी से भरी हुई थी। अंश नूर की तरफ देखते हुए कहता है, अभी बताता हूँ मैं इसको। बहुत शौक है ना आराम करने का। अंश वो बोतल उठाता है और फिर गुस्से में नूर की तरफ बढ़ता है। नूर के पास आते ही बिना कुछ सोचे समझे अंश वो पूरी बोतल नूर के ऊपर खाली कर देता है जिसकी वजह से नूर हड़बड़ा कर उठती है। उस बोतल का पानी ठंडा होता है जिसकी वजह से नूर को ठंड लगने लगती है पर वो बिल्कुल भी दिखाती नहीं है। तभी नूर की नज़र उसके सामने खड़े शैतान अंश पर पड़ती है जो उसे ही घूर रहा होता है। तभी अंश अपनी भयानक आवाज़ में नूर से कहता है, ये कॉलेज है, आपका घर नहीं जो आप कहीं भी और कभी भी सो जाओगे। अगर सोने का इतना ही शौक है तो बता दीजिए मुझे, मैं बेकार में अपने पैसे आपकी पढ़ाई पर खर्च नहीं करूँगा। हाँ, ये बात तो सच थी कि नूर के अब तक की सारी स्टडी का खर्चा अंश ही देता था क्योंकि नूर ने इसके लिए अंश के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े थे और आखिर में अंश नूर की ये बात मान गया। पर इसके बदले उसने नूर से भी एक शर्त रखी कि अंश उसकी मर्जी चाहे जो भी नूर के साथ करे उसके लिए नूर कभी कोई कंप्लायंट नहीं करेगी। नूर को जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी और इसके लिए नूर ने अंश की ये शर्त मान ली। इस बात का बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा उठाते हुए अंश ने कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी नूर को दर्द देने की। अंश के साथ साथ मायरा, ईशान और यहाँ तक कि उस सोनाली ने भी उस बच्ची को एक खिलौने की तरह यूज़ किया। इन 12 सालों में नूर की दिमागी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि अभी उसे ना ही कोई होश रहता है और न ही कोई फ़र्क पड़ता है। अंश के पीछे भी बाकी सभी ने नूर को इतनी तकलीफ़ें दी जिसका शायद अंश को कोई अंदाज़ा ही नहीं है। नूर की पूरी बॉडी पर कुछ ना कुछ चोटों के निशान हैं जिसे अंश ने भी नहीं देखा या फिर कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। अंश की बात को सुनते ही नूर उसकी तरफ देखती है और कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी नूर को उसकी नाक में से कुछ गर्म सा लिक्विड बाहर आता हुआ महसूस होता है। इससे पहले कि अंश कुछ देख पाए नूर जल्दी से हड़बड़ी में अपना बैग उठाती है और फिर वहां से बाहर भाग जाती है।
नूर को यूं भागते हुए देख अभी अंश के गुस्से की कुछ सीमा ही नहीं होती और वो पास में पड़े हुए बेंच को किक करते हुए कहता है, नूर आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। इसकी सज़ा तो मैं आपको देकर ही रहूंगा और ट्रस्ट मी ये बहुत पेनफुल होगा आपके लिए। इतना कहकर अंश भी उस क्लासरूम से चला जाता है। इधर नूर दौड़ते हुए गर्ल्स वॉशरूम में आती है और जल्दी से वॉशरूम का मेन डोर बंद कर देती है। इस वक्त नूर उस वॉशरूम में अकेले ही थी तो किसी और का उसे देखने का कोई चांस ही नहीं था। जब नूर थोड़ा आगे जाकर सिंक के पास खड़ी होती है तभी उसकी नाक से वो गर्म लिक्विड बाहर निकलने लगता है। वो लिक्विड कुछ और नहीं ब्लड होता है जो अभी नूर की नाक से बाहर आने लगता है। इतना ही नहीं अभी नूर के मुंह से भी खून आने लगता है और नूर अपना सिर पकड़ लेती है। नूर जोर जोर से चीख रही थी जो शायद उसके सिरदर्द की वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। नूर वहीं नीचे जमीन पर अपना सिर पकड़ के बैठ जाती है और वैसे ही दर्द में तड़पती रहती है। इधर अंश की आंखों में जुनून होता है क्योंकि नूर ने उसे इग्नोर करके अंश का ईगो हर्ट किया था जो अंश किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रेयांश सिंह राठौर के लिए उसका ईगो और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती थी, फिर उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े वो करता था। आज जाने अनजाने में नूर ने इस जानवर के ईगो को चोट पहुंचा के खुद अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम को इन्वाइटेड किया था। नूर को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसकी ये गलती उस पर कितनी भारी पड़ने वाली है। अंश इस वक्त कैंटीन में आता है और आते ही उन लोगों जहां अंश अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था के टेबल पर जो पानी से भरा ग्लास रखा हुआ था अंश वो ग्लास उठाकर उसमें का सारा पानी एक ही सांस में पी लेता है। इस वक्त अंश की आंखें गुस्से की वजह से लाल हो चुकी थी जिसे देखकर उन सबको ये तो पता चल गया था कि आज किसी की तो भी मौत आने वाली है। तभी मायरा थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए अंश से पूछती है, भाई क्या बात है, आप इतना गुस्सा क्यों हो। मायरा का सवाल सुनते ही अंश उसके हाथ में मौजूद वो खाली ग्लास फर्श पर पटकता है जिसकी वजह से उस कांच के ग्लास के टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर बिखर जाते हैं। अंश का ये भयानक रिएक्शन देखकर कैंटीन में मौजूद सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं और डर की वजह से कांपने भी लगते हैं। तभी अंश गुस्से में अपने दांत पिसते हुए उनसे कहता है, उस लड़की की हिम्मत तो देखो, शी डायरेक्टली इग्नोर्ड मी। रेयांश सिंह राठौर को इग्नोर किया उसने। उसने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ट्रिगर किया है और मैं उसे इसके लिए तो आसानी से नहीं छोड़ूंगा। एक छोटी सी लड़की मुझे अपनी अकड़ दिखाएगी और मैं उसे चुपचाप सह लूंगा क्या। उसे उसके किए की सज़ा तो आज और यही इस कॉलेज में सबके सामने मिलेगी और मुझे ये करने से कोई भी रोक नहीं सकता। अंश की बातें सुनकर सोनाली तो मन ही मन बहुत खुश होती है और उसके दिल को तो जैसे सुकून ही मिलता है। वो अंश की तरफ देखती है और अंश के रेड फेस को देखकर अपने मन में सोचती है, ओह माय गॉड, आज अंश सच में बहुत ज्यादा गुस्से में है और हो भी क्यों ना। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसके लिए वो किसी की जान तक ले सकता है और यहाँ उस दो कौड़ी की लड़की ने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। बहुत बड़ी भूल नहीं पर गुनाह कर दिया और गुनाह करने वालों के साथ ये इंसान के भेस में हैवान पता नहीं क्या करता है। पर मुझे क्या, वो जो मर्जी करे, मुझे तो बस ये देखना है कि उस लड़की को अंश क्या और कौन सी सज़ा देगा। पर हाँ, वो जो भी करे वो बिल्कुल भी आसान और पेनलेस तो नहीं होगा। चलो गेट रेडी सोनाली बेबी, गेम अभी स्टार्ट होने ही वाला है और मुझे इस गेम में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा उस लड़की को तड़पता हुआ देखकर। तभी सोनाली के शैतानी दिमाग में कुछ आता है और वो फिर से सोचने लगती है, अरे हाँ, मैं सुबह की बात को कैसे भूल सकती हूँ। इस वक्त अंश बहुत ज़्यादा गुस्से में है और ऐसे में अगर मैंने उस लड़की के बारे में अंश को बता दिया तो मज़ा ही आ जाएगा। तभी सोनाली अंश की तरफ देखते हुए उससे कहती है, अंश मुझे तुम्हें कुछ बताना है और ये उस लड़की के बारे में ही है। तभी अंश अपनी लाल आंखों से सोनाली की तरफ देखता है जिसकी वजह से वो खुद भी डर जाती है। तभी अंश अपनी रुड आवाज में उससे पूछता है, क्या बताना है। तभी सोनाली अपनी झूठी इनोसेंट वाली शक्ल बनाकर अंश से कहती है, अंश आज जब मैं बाहर गई थी तभी मैंने उस लड़की को ब्लो कैफे, उस कैफे का नाम से बाहर आते हुए देखा था। सोनाली की बात सुनकर अंश के साथ साथ सभी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन सबको पता था कि वो कैफे कैसी है और वहाँ कैसे कैसे लोग जाते हैं। सोनाली की बात सुनकर अंश का दिमाग थोड़ा फिर जाता है और वो सोनाली के गले को पकड़ते हुए अपनी बहुत ही डरावनी आवाज में उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसके लिए इतना गंदा सोचने की। हाँ, मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच बोल रही हो। बोलो, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास जो ये साबित कर सके कि तुम जो भी बकवास कर रही हो वो सही है, बोलो। तभी सोनाली थोड़ा घबराते हुए अंश से कहती है, हाँ है मेरे पास प्रूफ, रुको। सोनाली की बात सुनकर अंश उसके गले को छोड़ देता है। तभी सोनाली अपने फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें ये साफ साफ दिख रहा था कि नूर उस कैफ़े के अंदर से बाहर आ रही थी।
असल में ये फोटो उस सोनाली ने चुपके से खींची थी ताकि वो इसे प्रूफ बनाकर नूर को अंश की नज़रों में और गिरा दे। वो फोटो देखते ही अंश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी सोनाली अंश को और ज्यादा भड़काते हुए उससे कहती है, देखा ये लड़की वहां गई थी और तुम्हें तो पता है ना कि वो जगह कितनी गंदी है और वहां क्या क्या होता है। देखने में तो बिल्कुल भोली लगती है, पर किसे पता था कि वो अंदर से कैसी है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती अंश उसके पास में रखे टेबल के अपने हथौड़े जैसे हाथ से तोड़ देता है और फिर अपने मन में ही सोचने लगता है, मुझे नहीं पता था कि आप कुछ पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाएगी नूर। आपको तो बिन मांगे सब कुछ मिल रहा है ना, तो फिर क्यों? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस हद तक चले जाओगे कि खुद अपनी बॉडी। छी, आज मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। खुद से इतनी नफरत हो रही है कि कैसे मैं आपकी असलियत को जान नहीं पाया। आप सच में एक श्राप है, बहुत बड़ा श्राप, और जो गलती आपने की है उसके लिए देखो मैं आपके साथ क्या करता हूँ। अंश की आंखों में इतनी नफरत देख सोनाली अपने मन में सोचती है, वाह क्या आग लगाई है मैंने, और अब इस आग में बेचारी वो नूर जलकर खाक होगी। मुझे मज़ा तो बहुत आने वाली है। कैंटीन में इस वक्त सब अंश के डर की वजह से कांप रहे होते हैं और अंश खुद जो अभी ज्वालामुखी बना हुआ था वो भी अपने गुस्से में कांप रहा था। इधर गर्ल्स वॉशरूम में नूर अभी तक अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी और उसे तो इस बात की जरा सी भनक भी नहीं थी कि उसके बाहर जाते ही उसके साथ क्या होने वाला है। ऐसे ही कुछ 10-15 मिनट बीत जाते हैं और नूर भी अभी थोड़ा शांत हो जाती है। जब वो जमीन से उठकर सिंक के पास लगे मिरर में अपनी शक्ल देखती है तो उसे जैसे खुद से नफरत होने लगती है। इस वक्त नूर का दूध सा सफ़ेद चेहरा पूरी तरह से पिला पड़ चुका था और उसके नाक और मुंह से खून निकलने की वजह से वहां ड्राई ब्लड अभी भी मौजूद था। मायरा के थप्पड़ की वजह से जो चोट नूर के सिर पर लगी थी वो अभी भी वैसे ही थी। ना तो नूर ने उस पर कोई दवा लगाई थी और न ही उस चोट को बैंडेज से कवर किया था, वो वैसी खुली ही थी जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। नूर अपनी शक्ल उस मिरर में देखते हुए खुद से कहती है, यू अ मर्डरर नूर, तूने अपनी मम्मा को मारा है, तू सबसे बुरी है नूर, और जो सज़ा अंश सर और बाकी सब तुझे देते हैं वो बिल्कुल सही है एक खूनी के लिए। अपनी मम्मा की खूनी हो तुम, खूनी हो। ये कहते हुए नूर खुद अपने हाथ से अपने दोनों गालों पर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है जिसकी वजह से उसके दोनों सॉफ्ट और सेंसिटिव गालों पर उसकी उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। खुद को अपनी माँ की मौत के लिए कोसने के बाद वो पानी से अपना चेहरा वॉश करती है और फिर अपने गीले चेहरे को अपने फटे हुए छोटे से रुमाल से पोंछते हुए बाहर आती है। नूर के वॉशरूम से बाहर आते ही कोई पीछे से उसके बालों को पकड़ लेता है और जब नूर पीछे देखती है तभी उसे पीछे अंश दिखता है जिसकी आंखों में अभी नूर अपनी मौत को साफ साफ देख पा रही थी। नूर के बालों को और कसके पकड़ते हुए अंश अपनी नफरत भरी आवाज में उससे कहता है, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे रेयांश सिंह राठौड़ को इग्नोर करने की? आप अपने आप को समझती क्या है नूर, और आपकी औकात मेरे आगे एक रत्ती भर की नहीं है। तभी नूर अपनी नज़र नीचे झुकाए हुए अंश से कहती है, मैंने आपको इग्नोर नहीं किया सर, वो तो। इससे पहले नूर आगे कुछ बोलती, अंश नूर के गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए उससे कहता है, आपने फिर से एक गलती कर दी मेरे आगे अपना मुंह खोलकर। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे आगे कुछ बोले, और आप बहुत जुबान चल रही है ना आपकी, तो रुकिए अभी बताता हूँ मैं आपको कि इसकी सज़ा क्या होती है। इतना कहकर अंश अपनी ब्लैक पैंट से अपनी लेदर की बेल्ट निकालता है जो बहुत ज़्यादा मोटी थी। अंश को अपनी बेल्ट निकालता हुआ देख वहां खड़े सभी के पसीने छूटने लगते हैं और सभी प्रोफेसर्स और कॉलेज का प्रिंसिपल भी अभी वहां आ जाते हैं। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंश को रोके, तो वो सभी वहां भूत बने चुपचाप खड़े रहते हैं। इस वक्त अंश बिल्कुल जानवर बन चुका था जिसे सही गलत कुछ भी समझ नहीं आता, और इसी के चलते अंश ने नूर को अपनी बेल्ट से मारना शुरू किया। जैसे ही बेल्ट की एक मार पड़ने की वजह से नूर लड़खड़ाने लगी तभी अंश अपनी ऊंची आवाज में नूर से कहता है, अगर एक बार फिर से आप और लड़खड़ाए ना तो याद रखिए मैं आपके दोनों पैर भी तोड़ दूंगा नूर। इतना कहकर अंश नूर को अपनी बेल्ट से मारने लगता है और नूर बिना कुछ बोले चुपचाप उसकी सारी मार खा लेती है। इतने दर्द और तकलीफों के बावजूद भी नूर के चेहरे पर एक हल्की सी शिकन तक नहीं आती और ना ही उसकी आंखों में एक आंसू आता है, पर उसके चेहरे पर एक सुकून जरूर होता है। अंश अपने गुस्से और नफरत में अंधा होकर नूर को इतनी बुरी तरह से मारता है कि बेल्टों की मार की वजह से नूर की पीठ पूरी छिल जाती है और उसमें से अभी खून भी बहने लगता है। वहां अभी पूरा कॉलेज मौजूद था जो ये सब देख रहा था, पर उनमें से किसी ने भी अंश को रोकने की या फिर नूर को बचाने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की। सब लोग नूर को ऐसे पिटते हुए देख उसका मजा ले रहे थे, सिवाय 2 लोगों के। वो कौन है ये जल्दी पता चल जाएगा क्योंकि कॉलेज में सभी नूर से चिढ़ते थे और इसके पीछे 2 वजह थी। उसमें से पहली,
नूर कॉलेज में सबसे ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी और दूसरी वजह थी कि नूर दिखने में किसी परी से कम नहीं थी, जिसकी वजह से कॉलेज की सारी लड़कियां नूर से जलती थी। अंश लगभग 10 मिनटों से नूर को मार रहा था और अब तक तो नूर की पीठ पर बैट की वजह से बहुत गहरे जख्म भी बन चुके थे। इतना दर्द सहने के बाद भी नूर की मुंह से एक उफ तक नहीं निकला, जिससे सब थोड़ा शॉक्ड हो गए थे कि कैसे वो लड़की बिना रोए चीखे चिल्लाए ऐसे किसी खंबे की तरह बिना हिले डुले एक जगह पर चुपचाप खड़ी है। यहाँ तक कि अंश को भी थोड़ी हैरानी हो रही थी और साथ ही साथ और ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि अंश ऐसा इंसान था जिसे अपने आगे सब लोगों को डरे और सहमे हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। अंश सबको अपनी खौफ से डरा कर रखना चाहता था, पर यहाँ ये छोटी सी लड़की उसके आगे बिना किसी डर के खड़ी थी, जो उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। नूर को ऐसे चुप देखकर अंश वो बैट अपने हाथ से नीचे जमीन पर फेंक देता है और फिर नूर की चिंठुड्डी को अपने हाथों में जोर से पकड़ता है। नूर को अंश की इन सभी हरकतों से दर्द को बहुत ज़्यादा हो रहा था, पर इन 12 सालों में वो अपने इमोशंस को छिपाना बहुत अच्छे से सीख गई थी और शायद उसे ये बात भी पता थी कि अब चाहे उसे जो हो जाए उसके लिए रोने वाला कोई नहीं है। तभी अंश नूर की चिन को प्रेस करता है और गुस्से में अपने दांत पिसते हुए नूर से कहता है, मैं आपको इतनी तकलीफ दे रहा हूँ बट आप पर तो इसका एक भी असर नहीं हो रहा है। नूर, आप इंसान हैं या जानवर? शायद जानवर ही होगे, पर उनमें भी तो इंसानियत होती है ना, और उन्हें भी रिश्ते नाते समझते हैं, पर आप तो उनसे भी गए गुजरे हो। आपको पता है, मुझे ना आपकी आंखों में वो ही दर्द और तकलीफ देखनी है जो हम अंश, ईशान और मायरा लोगों ने महसूस की जब आपने हमसे हमारे उस इंसान को छीना जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। मुझे ना आपको रोते तड़पते हुए देखना है, पर आपको देखकर लगता है कि आपको तो यहाँ कोई दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। चलिए कोई बात नहीं, अगर अभी दर्द नहीं हुआ है तो अब जो मैं आपके साथ करने वाला हूँ ना उसके बाद ज़रूर होगा। एक बात जो मैं भूल गया था। ... हाँ, तो मुझे बताइए कि आपको पैसों की इतनी क्या भूख है जो आप उस गंदे से कैफ़े में चली गई? अंश के मुंह से वो कैफ़े वाली बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी हो जाती है और वो सोनाली की तरफ देखती है, जो अभी उसे अपनी शैतानी स्माइल दे रही थी। तभी अंश की आवाज़ फिर से उसके कानों में पड़ती है, जो अंश उस पर चीखते हुए उससे पूछता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना आपसे? नूर, जवाब दीजिए मुझे वरना यही जिंदा गाड़ दूंगा मैं आपको, याद रखिए। अंश की बात सुनकर नूर अंदर तक सिहर गई थी। तभी नूर अपने मन में सोचती है, अरे वाह, आज अंश सर तो बहुत गुस्से में है, लगता है सोनाली मैडम ने उन्हें बताया है। ... चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि नूर को बहुत दर्द होता है और खाने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है, पर फिर भी थोड़ा सा खाना भी कोई नहीं देता नूर को। अभी मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अंश सर नूर को मार देंगे ये, पर मैं मेरे टफे को बहुत मिस करूंगी। नूर अपने ही ख्यालों में खोई हुई होती है कि तभी अंश नूर को घूरते हुए उससे कहता है, अपने ख्यालों से बाहर आइए और जवाब दीजिए नूर। तभी नूर के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आती है और वो अंश की तरफ देख उससे कहती है, हाँ, मैंने वो पैसों के लिए ही किया था, क्योंकि नूर को पैसे चाहिए थे। नूर कहने को तो सच कह रही थी, पर वहाँ मौजूद सभी लोग नूर की बात का गलत मतलब निकालते हैं और नूर की तरफ अपनी घिन भरी नज़रों से देखने लगते हैं। अंश, जो पहले से ही अपने शैतानी रूप में था और ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। नूर की बात सुनते ही अंश का गुस्सा पूरी तरह से नूर पर फटता है और अंश नूर को फिर से एक जोरदार थप्पड़ लगाता है, जिसकी वजह से नूर जमीन पर गिर जाती है और उसके होंठों के किनारे से खून बहने लगता है। तभी अंश नूर के बाल पकड़ते हुए उससे कहता है, पैसों के लिए आप इतना गिर गए कि उस गंदी जगह पर चले गए अपने बॉडी का सौदा करने के लिए? ये हक आपको दिया किसने? हाँ, और इतनी छोटी सी एज में ही बहुत आग लगी है ना आप में, तो चलिए आज मैं आपके अंदर की सारी आग को ही बुझा देता हूँ। एक बात और, आपने मुझे इग्नोर करके मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुँचाई ना, तो अभी आप देखिए कि कैसे मैं आपसे आपकी बची हुई रिस्पेक्ट भी छीन लेता हूँ। इतना कहकर अंश नूर के बालों को छोड़ता है और उसकी कलाई को पकड़ता है। अंश की टाइट पकड़ की वजह से नूर की नाजुक सी कलाई रेड हो जाती है और तभी अंश नूर को अपने साथ घसीटते हुए बाहर की तरफ आता है। तभी मायरा पीछे से अंश से पूछती है, भाई अब कहाँ लेकर जा रहे हो इसे और कब क्या करने वाले हो इसके साथ? अंश मायरा की तरफ बिना देखे अपनी सख्त आवाज में उससे कहता है, आज इसे मैं वो सज़ा दूंगा जो किसी भी लड़की के लिए उसकी सोच से भी बहुत डरावनी और खौफनाक होती है। मुझे इसे पूरी तरह से तोड़ना है मायो, और फिर चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, आई फुकिंग डोंट केयर। इतना कहते ही अंश फिर से नूर को खींचते हुए अपने साथ कॉलेज के पार्किंग एरिया में लाता है और फिर अपने कार का पैसेंजर सीट वाला दरवाजा खोलकर नूर को कार के अंदर धकेल देता है और खुद भी ड्राइवर सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करता है और फुल स्पीड में वहां से निकल जाता है।